ध्यान देंगे, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, संवहन वेग एक ही चीज का टर्म है। ये है क्या, इसे समझते हैं। ये आपको दो दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। जैसे रहेगा कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, या लिख देगा अपवाह वेग से क्या समझते हैं। तो ये है क्या, इसे समझने के लिए हम एक चालक के अंदर चलते हैं। अगर कोई चालक है, जैसे कि तांबे का तार, तो तांबे के तार के अंदर, तांबे के तार के अंदर मान के चलिए ये तांबे का तार है, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर गति करेंगे, इनको एक दिशा में गति कराना हो, मान के चलिए इधर हम पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रख दिए और इधर नेगेटिव चार्ज का सोर्स रख दिए, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होंगे और माइनस वाला इनको धक्का भी देगा। तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा इसमें नाभिक भी मौजूद होता है, क्योंकि हर परमाणु, हर पदार्थ परमाणु से बना हुआ है, तो इसका अपना परमाणु भी इसमें तो होगा। मतलब कि जैसे मान के चलिए यहाँ कोई परमाणु है, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत सारे इसमें परमाणु भी हैं, और ये बीच में जो बना रहे हैं ये नाभिक है, ठीक है। और ये सभी परमाणुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, ये रेड कलर वाले। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज का सोर्स यहाँ पे लगाएंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उधर बहने लगेंगे, जाने लगेंगे। लेकिन बात ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इधर जाना चाह रहा है या ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, तो सीधा नहीं जाएगा। क्यों सीधा नहीं जाएगा? क्योंकि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे सकता है, इनमें टक्कर हो सकता है। टक्कर जब होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन सीधा ही जाएगा? नहीं। जब ये चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में टक्कर होने का संभावना है कि हमेशा ये लगातार टक्कर होते रहेगा। जब टक्कर होगा उस पल के लिए, वो कुछ पल के लिए रुकेंगे, और वो पल इतना कम समय होगा, इतना कम होगा कि मतलब उसे आप माने सेकंड में भी काउंट नहीं कर सकते। सेकंड से भी कम समय के लिए ये रुकते हैं, अब फिर अपना स्पीड पकड़ लेते हैं, फिर टकराएंगे, फिर रुकेंगे, फिर अपना स्पीड पकड़ेंगे। तो जितना पल के लिए रुकते हैं उसको हम लोग रिलैक्सिनेशन टाइम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्रांति काल। श्रांति काल को टाउ से सूचित किया जाता है। जैसे टाइम को हम टी से सूचित करते हैं ना, तो श्रांति काल को हम लोग टाउ से सूचित करेंगे। यहाँ पर श्रांति काल यानी रिलैक्सिनेशन टाइम, मतलब टकराया, कुछ पल के लिए रुका, फिर चल दिया, फिर टकराया, फिर रुका कुछ देर के लिए, फिर चल दिया। तो जब जब ये रुकेगा तो वो श्रांति काल होगा। ये श्रांति काल हर चीज में अलग अलग टाइम होता है इसका, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, जब ये टकराएगा तो उस समय इसका वेग जो होगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। अब फिर अंतिम वेग कुछ तो होगा, 10 हो, 15 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, तुरंत चलेगा। क्यों चल रहा है भाई? क्योंकि प्लस इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो अब बताइए कि u बराबर 0, अभी बराबर 10 अगर या 15 हो जाए तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? वेग में अगर परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि भाई उसमें त्वरण है। अब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण नहीं है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की गति में क्या मौजूद होता है? त्वरण a मौजूद होता है। और a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अगर हमको v का मान पता चल जाए तो u का मान तो 0 ही रहेगा, लेकिन t के जगह पर टाउ का प्रयोग होगा, श्रांति काल का प्रयोग होगा। समझ में आया? अब इस v का मान हम क्या लें? तो प्रॉब्लम यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन सीधा चलता नहीं, तो v का मान निकालेंगे कहाँ से? प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी इधर कभी इधर। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसको हम लोग जिग जैग मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के मोशन करते हैं? जिग जैग, कभी इधर
कभी इधर, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का हम दिखा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भले यहाँ पहुंचना तो चाहता है पर टेढ़ी मेढ़ी रास्तों के जरिए आगे बढ़ता है। तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, इस वेग को किस तरह से समझते हैं? तो इस वेग को समझने के लिए हम औसत वेग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से पटना 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कोई अगर पटना 80 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, बाइक से मान लेते हैं कि जा रहा है, और वो पटना पहुंच गया मान के चलिए 4 घंटा में, उसे टोटल कितना टाइम लगा? 4 घंटा में। तो बताओ उसका चाल कितना है? तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो कितना आंसर होगा? 20 किलोमीटर। जवाब तो तुम दे दिए कि सर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, माने वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है, पर क्या ये सच है? ये सच नहीं है। कहने के लिए हम कह देते हैं कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया, लेकिन क्या हर जगह रास्ता बराबर ही होगा? कहीं भीड़ होगा, कहीं एकदम फाक होगा, कहीं भीड़ नहीं होगा, कहीं रास्ता खराब होगा, कहीं रास्ता अच्छा होगा। तो बाइक एक ही स्पीड से चले तब ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मान के चलो बराबर चाल से वो चलाते जा रहा है 20 के चाल से, तब जा करके वो 4 घंटा में पहुंचेगा। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहले गाड़ी तनी तेज चलाया होगा, कहीं भीड़ आ गया तो गाड़ी स्लो कर दिया, बीच में भूख वूख लग गया तो खाना खाने के लिए रुक गया, फिर हो सकता है कि वहां से गाड़ी तेज चला, तो तेज कम ज्यादा कुछ भी करते करते वो लगभग 4 घंटा में पहुंच गया। तो हम कहते क्या है कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है, जबकि हकीकत ये नहीं है, लेकिन मान के यही ना चलते हैं। तो इस चाल को हम चाल नहीं औसत चाल कहते हैं। असल में आपने क्या निकाला? औसत चाल निकाला, चाल नहीं निकाला, औसत चाल निकाला। वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, वो गति जो होती है असल में हम वो वास्तविक गति नहीं प्रयोग नहीं करते हैं, हम इसकी औसत गति का प्रयोग करते हैं, औसत वेग का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब फाइनली समझ लीजिए कि अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग, जब किसी चालक को आप विद्युत क्षेत्र में लाइएगा, तो देखा जाए तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, तो ये विद्युत क्षेत्र हुआ, और ये क्या है? चालक। तो जब किसी चालक को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो चालक के फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरह का मोशन? जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन करते हुए, या आप इसे बोल सकते हैं खिसकते हुए, जिगजैग को आप बोल सकते हैं इधर उधर, जिगजैग का मतलब इधर उधर, खिसकते हुए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र तो प्लस से माइनस की ओर होता है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तब उन इलेक्ट्रॉनों की औसत गति, औसत वेग को हम लोग कौन सा वेग कहते हैं? अनुगमन वेग या संवहन वेग कहते हैं। इसे सूचित करते हैं भी डी से। याद रहेगा? बोलो क्लियर हुआ? भी डी वेग समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब टकराएगा तो जीरो, लेकिन जब गति करेगा तो कौन सा वेग धारण कर लेगा? भी डी। जब आगे बढ़ेगा तो भी डी, टकराएगा तो रू का रिलैक्सेशन टाइम टाउ हुआ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो अंतिम में क्या हो गया? भी डी। तो अब हमें पता चल गया है कि प्रारंभिक वेग u का मान 0, v का मान भी डी, और टाइम का मान टाउ के बराबर, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रांति काल। श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, श्रांति काल हो गया। अब आपसे हम कहें कि त्वरण ए का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू बटा में टी। तब v का मान भी डी माइनस यू का मान 0 और t के जगह पर टाउ। तो फाइनली हमको a का फॉर्मूला मिला, क्या चीज? भी डी बटा में टाउ। भी डी क्या है? संवहन वेग है। अब बताइए त्वरण के लिए ऐसे हम लोग बल का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, F बराबर एम ए। यहाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो m के जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना होगा?
अच्छा, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q बाई ई होता है, सॉरी F बाई क्यू होता है, F बाई क्यू। तो Q बराबर क्या होगा, F बराबर क्यू ई, बोलो इतना होगा। E बराबर F बटा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो F बराबर क्यू ई। तो हम F के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले हम लिख दे रहे हैं एम ए, अब F के जगह पर क्यू ई, M के जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और A हो जाएगा। तो A बराबर बताओ क्या हो जाएगा, क्यू ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ आवेश किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर Q के जगह पर छोटा ई फिर बड़ा ई और बटा में एम ई। समझ में आया। देखो तो ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। एक में आपका है VD बाई टाउ इक्वल टू, इधर क्या है ई बटा में एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टाउ से गुना कर देंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ई, यहाँ पे टाउ से गुना हो जाएगा टाउ, और इसको आप ऐसे लिखिए टाउ ई ई एम ई। ठीक है, संक्षेप में इसे याद रख सकते हो टी बटा में मी, देखो टी बटा में मी। तो आपको VD का फॉर्मूला ये संवहन वेग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, या अनुगमन वेग का। अगर एग्जाम में आता है तो ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया कि हाँ ये कैसे फॉर्मूला आया और अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए सब लोग इसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में खिसकते हुए इधर उधर गति करते हैं, खिसकते हुए इधर उधर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में खिसकते हुए इधर उधर गति करते हैं, तब इनके औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित किया जाता है। हो गया। अनुगमन वेग को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, VD ड्रिफ्ट वेग। अनुगमन वेग को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ये लिख लीजिए, जहां टाउ बराबर श्रांति काल,
तो इलेक्ट्रॉन के क्या बोले हैं जी, गति करते हैं के लिए, तो इनके औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो इनके औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित करते हैं। हो गया। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ME लिखना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये फॉर्मूला नीचे लिख लीजिए। हो गया। अनुगमन वेग के सूत्र को अनुगमन वेग को निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। अनुगमन वेग को निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, ये बोले हैं। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है अनुगमन वेग ज्ञात करना। ठीक है, मतलब ये सूत्र कहाँ से आया वो चीज यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये लिख सकते हो। ये समझ में आया ना कैसे हुआ? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानना है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। मान के चलो कि ये एक तार है। तार बाद में जाके इतना मोटा हो गया, फिर बाद में जाके तार इतना मोटा हो गया, फिर में बाद में जाके तार इतना मोटा हो गया। कुछ इस टाइप का तार है। मान के चलो कि ऐसा तार है, यहां से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए, अगर हम बात करें इस जगह के आयतन का, आयतन माने जानते हैं सब ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई माने मीटर क्यूब। तो हम इतना दूर तक के एरिया को, है ये रोला एरिया, इसको हम 1 मीटर क्यूब मान ले रहे हैं। कितना दूर का आयतन क्या है? 1 मीटर। यहाँ भी 1 मीटर क्यूब आयतन है। अब हाई वाला जो पतला वाला जगह है, ये 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब, ये भी 1 मीटर क्यूब, लेकिन इसमें थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। ये 1 मीटर क्यूब, ये भी 1 मीटर क्यूब, समझ में आया? और इसमें और पतला हो जाएगा ये। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इतना एरिया 1 मीटर क्यूब का है। ये जो लाइनिंग है अंदाज पर याद रहेगा, अंदाज पर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आपको याद रखना है कि इतना दूर तक का एरिया 1 मीटर क्यूब, फिर 1 मीटर क्यूब, ये इतना पतला रहेगा लेकिन इसमें और पतला हो जाएगा। अब आपको यहाँ से समझना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर, ठीक है, ये तो चालक है। अब इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, मान के चलो यहाँ से। ये क्या बनाए हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। गिन के बताओ इसमें कई गो फ्री इलेक्ट्रॉन है? 12 गो है।
अब ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है आगे जा रहा है, सब शिफ्ट होगा इधर, आगे बढ़ रहा है सब। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए ये सब 1 मीटर क्यूब में ही हैं अभी भी। ये देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, अभी भी ये कितने मीटर क्यूब में है? 1 मीटर क्यूब में। अब ये आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इधर उधर फैल जाएंगे। अब बताइएगा कि इनके बीच की दूरी घट गई कि बढ़ गई? दूरी बढ़ गई। पहले घनापन ज्यादा था, है ना, अब घनापन क्या हो गया? कम हो गया। अब क्या हमें आप बता सकते हैं कि यही चीज यहाँ शिफ्ट होगा तो दूरी और बढ़ेगी, दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगा, अब घनापन क्या होगा? कम हो गया। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। जितना मोटा चालक रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी क्या होती जाएगी? ज्यादा, यानी कि बढ़ती जाएगी, घनापन कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं घनत्व, घनत्व मतलब घनापन, ठीक है। घनापन अगर ज्यादा हो तो कहेंगे कि घनत्व ज्यादा है, घनापन कम हो जाए तो कहेंगे कि घनत्व क्या है? कम। बात धारा की हो रही है, तो धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कर। आवेश के प्रवाह कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहा है तो धारा इधर जा रहा होगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया तो धारा इधर गया। लेकिन अब आप यहाँ पे ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है। इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ दूरी बढ़ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ का आयतन कितना था? 1 मीटर क्यूब था। अगर 1 मीटर क्यूब था तो 1 मीटर क्यूब में, है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो थी 1 मीटर क्यूब में, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 12 थी, ठीक है। यहाँ 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 मतलब कि हर जगह 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या भले ही हम 12 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जगह ज्यादा है ना, है? क्या हम यहाँ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हटा सकते हैं? चाहे तो, जगह कम है तो हटा सकते हैं कि नहीं? तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा जगह होगा वहां उसके आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है या ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कहेंगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हाई है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हाई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम पास करेगा लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेगा। समझ में आया? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पास करेंगे तो यहाँ का एरिया क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ का एरिया कम और यहाँ का एरिया बहुत कम। समझ में आया? तो आपको बस याद रखना है कि हम लोग घनत्व किसके बारे में बोल रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसके 1 मीटर स्क्वायर से जितना आवेश का प्रवाह, जितना धारा का प्रवाह हो जाए, कि हम धारा घनत्व कर रहे हैं, आवेश का बात नहीं कर रहे हैं, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 1 मीटर स्क्वायर से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हुआ, समझ में आया? यहाँ 1 मीटर स्क्वायर से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हुआ, तो उस कंडीशन में इस 2 एम्पियर को ही हम लोग क्या कहेंगे? धारा घनत्व। अगर यहाँ का एरिया मान के चलिए 1 मीटर स्क्वायर के बजाय 2 मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 2 मीटर स्क्वायर भले ही है लेकिन 1 मीटर स्क्वायर से कितना प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर। तो 2 मीटर स्क्वायर से कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर प्रवाहित होगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर से तो 2 ही एम्पियर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम कहें कि एरिया जो है 5 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर से 2 एम्पियर,
तो टोटल कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर पर तो 2 ही एम्पियर ना पड़ा, तो हम कहेंगे कि इसमें धारा घनत्व तो कितना है, 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया? भाग किससे किस में हो रहा है, धारा में भाग हो रहा है क्षेत्रफल से, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया से, और इसी का नाम क्या है, धारा घनत्व। बोलो क्लियर हुआ? धारा घनत्व को सूचित करते हैं किस चीज से, जे से। तो जे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बटा ए। बोलो क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग ऐसा कीजिए कि धारा घनत्व का डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। लिखिए, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा को, से गुजरने वाली कुल धारा को गुजरने वाली कुल धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसे जे से सूचित किया जाता है, इसे जे से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे जे से सूचित किया जाता है, इसे जे से सूचित किया जाता है। हो गया? तब ध्यान दो, थोड़ा सा हम इसको बढ़िया समझा दे रहे हैं कि मान के चलो कि जे से ही तार है ना, तो हम अगर बोलें कि धारा का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ए का डायरेक्शन मतलब कि आप समझ लीजिए है तो एरिया ए है, लेकिन अगर एरिया पर तीर का चिन्ह देते हैं तो बताओ उसे क्या कहते हैं? याद करो, बहुत पहले पढ़ाए थे कि अगर कोई एरिया है, नहीं याद आ रहा, ये मान लीजिए कि एक क्षेत्रफल है, इस पर एगो लंब डाल दें, तो इस लंब को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। समझ में आया? तो ये क्षेत्रफल सदिश और हाई इसका एरिया हो गया। तो आप देखिए गौर से, हाई तो एरिया ए है, लेकिन एक तीर का चिन्ह दे दिए तो ये क्या हो गया? वेक्टर ए। आई अदिश राशि है, विद्युत धारा, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन वेक्टर ए क्या है? सदिश राशि। ऐसा भी तो हो सकता है कि चालक कुछ इस टाइप का हो, ऐसा भी तो चालक हो सकता है जिसका सतह ऐसा टेढ़ा हो। तो अब आप गौर से देखिए, ये वाला एरिया ए तो है, लेकिन ए का डायरेक्शन, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन हो गया, हाई किसका डायरेक्शन हो गया? आई का। ये बात समझ में आ रहा है? तो आई इधर है, वेक्टर ए इधर है। उस कंडीशन में अगर हमको धारा घनत्व पता करना हो कि धारा घनत्व क्या होगा, तो हम धारा घनत्व के फॉर्मूला जे बराबर अभी अभी पढ़े क्या चीज, आई बटा ए। ये हम अदिश रूप लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला जो है अभी फिलहाल कौन सा रूप है? अदिश रूप। अगर हमको इसको सदिश रूप में लिखना हो तो आई पर वेक्टर कभी नहीं देते हैं, क्योंकि आई अदिश राशि है, विद्युत धारा। तब वेक्टर देना होगा तो किस पर दे सकते हैं? इस पर। तो जे कौन सा राशि हो गया? सदिश राशि। ये कौन सा रूप हो गया? सदिश रूप। अब हम इसमें गुना कराएंगे, तो देखो ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। मुद्दा ये है कि यहाँ डॉट दे कि क्रॉस दे। तो जब दो सदिशों में गुना कराते हैं तो दो तरह से गुना होता है, एक सदिश गुणन, एक अदिश गुणन। यहाँ कौन सा गुणन होगा? सदिश गुणन। आई कौन सा राशि है? अदिश राशि। तो अदिश राशि होने के लिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाना होगा। समझ में आया? अगर क्रॉस लगाएंगे तो आई क्या बन जाएगा? सदिश, जो कि गलत हो जाएगा। अब बताओ, वेक्टर जे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए अगर हाई है तो हाई वाला आई नहीं, ये वाला क्या कहलाएगा? वेक्टर जे कहलाएगा। और ये बीच का कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। यहाँ पे हम आई का दिशा भले ही लिखे हैं, लेकिन ये आई नहीं है, ये असल में क्या है?
ये है आपका वेक्टर जे। क्या इनके बीच कोण बन रहा है? नहीं। यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री है, समझ में आया? और यहाँ थीटा का मान 0 के बराबर नहीं है। तो थीटा का मान जब 0 डिग्री हो तो जे बराबर आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? आई बटा ए। और ये वेक्टर जे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। तो आई बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। तो धारा का एक और फॉर्मूला हो गया, आपको याद रखना है, धारा का जे ए कॉस थीटा, जा कॉस थीटा, जा जे ए। समझ में आया? तो ये याद रखना है, बढ़िया से नोट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। इसका ऐसा ही मात्रक नहीं लिखे हैं जी, यहाँ पर यहाँ ऐसा ही मात्रक देखो, बताओ सब लिख देते हैं। क्या लिखे सही मात्रक? आई के लिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब नोट कर लो। हाई हो गया बाबू लोग आए? चलिए लिखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न लिखेंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करें। यही सवाल दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है। धारा घनत्व और विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेना है। जैसे मान लो ये चालक है, ये ए क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और मान के चलो कि अगर मैं ऐसा यहाँ पे ऐसे फिगर बना दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हाई जो जगह देख रहा है सब, इसको हम एकांक आयतन बोलेंगे, एकांक आयतन। और इस एकांक आयतन, ऐसा एकांक आयतन इसमें बहुत सारा होगा। इसमें जो हम पॉइंट बना रहे हैं डॉट डॉट करके, इस सब को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये सब क्या है? ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनकी संख्या कितनी है? तो छोटा n मान लेना है। बोलो समझ में आया? अगर हम ये कहें कि इनकी संख्या n है और इसका टोटल लंबाई मान के चलो कि l है, ठीक, ये लंबाई हो गया l। ऐसा नहीं लगे कि बेलन है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर ऐसा नहीं लगे कि वृत्त का क्षेत्रफल है, और है ना वृत्त है, और इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? a के, और h के जगह पर क्या है? l। तो l पूरा आयतन हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब, एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, तो बताओ l मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन? ना बुझाया? फिर से 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, तो 10 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 1 मीटर क्यूब में 5 गो इलेक्ट्रॉन, 1 मीटर क्यूब में 5 गो इलेक्ट्रॉन, तो 10 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन? हमें यही नहीं बुझाता है कि जब ऐसे पूछते हैं तो फटाक से बता देते हो सब। 10 × 5 = 50। वही 10 में n से गुना करना हो तो नानी नानी याद आ जाता है, मरने वाला बात नहीं कर रहे थे। 10 n हो जाएगा। 10 मीटर क्यूब क्या था? पूरा आयतन था। अब पूरा आयतन हम क्या निकालें?
तो एल इंटू एन कर देंगे, एल इंटू एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉल, एन ए एल। नहीं होगा कह तो ना नहीं हुई। फिर से देखिए हम मान लेंगे, माना, देखिए फिर से बता रहे हैं समझिएगा, माना चालक, और चालक है के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना माने हैं, n है इसमें, एकांक आयतन में 1 मीटर क्यूब में। चालक का कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन बराबर ए एल होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। अच्छा, कुल आयतन होगा, इसलिए चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बताओ इतना दूर में इतना, तो इतना दूर में कितना, इतना दूर के 1 मीटर क्यूब कहल गल बा, तो इतना दूर के 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में n यानी कि 5 गो, मान के चल 5 गो है, चाहे n है, तो 10 मीटर क्यूब में कितना होगा, 10 n होगा। l मीटर क्यूब में कितना होगा, n a l होगा, नॉल नहीं हो गया, तो बस नॉल को याद रखना है। चालक में कुल इलेक्ट्रॉन संख्या n नॉल हो गया, n a l। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल क्या है, चालक की लंबाई, एन क्या है, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बुझा गया। आवेश, इसलिए कुल आवेश, कुल आवेश के फॉर्मूला Q बराबर का होता है, एन ई होता है, तो एन का स्थान कौन ले लिया, एन एल, आवेश Q, उसके बाद ई लिखाएगा, एन ए एल ई, ना ले एन एल, क्यू का मान हो गया। हमको क्या चाहिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा के फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए विद्युत धारा I बराबर Q बटा T होता है। Q का मान कितना निकला, Na नाले बटा T हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, L देखा जाए तो ये पूरा दूरी है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो वो दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, L, तो दूरी कितना, L बाटा समय, तो दूरी बाटा समय किसका फॉर्म, चाल का, कौन से चाल का, इलेक्ट्रॉन कौन सा चाल चलता है, जिगजैग मतलब अनुगमन वेग, यही ना, उसको किस से सूचित करते हैं, Vd से, तो Vd बराबर क्या होगा, L बाई T, बुझाया, तो L बाई T के जगह पर Vd लिख सकते हैं, तो N, अच्छा A E लिख के L बटा में हम यहाँ T अलग साइड में लिख सकते हैं, N A E, यहाँ पे क्या लिख देंगे, Vd। अब एक के एगो लड़की के नाम बना देंगे तो याद हो जाएगा, Ne VDA, निभा, निभा याद रखे के, I बराबर का हो गए, तो निभा याद रखबलो तो फॉर्मूला याद रहे, धारा के फॉर्मूला हो गए। अब सुनिए, सवाल था अनुगमन वेग, देखिए अनुगमन वेग इसमें आ गया, अब फिर था विद्युत धारा, तो विद्युत धारा हो गया, तो विद्युत धारा के फॉर्मूला याद रखना है, NeVA, समझ में आया। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपका सवाल ये पूछ देता, धारा घनत्व वाला पूछ देता और अनुगमन वेग पूछ देता, अगर ये पूछ देता तो एक लाइन और बढ़ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला हो ही गया। बताइए
और धारा घनत्व के फॉर्मूला जे बराबर क्या होता है, आई बटा ए होता है ना, जे बराबर। तो यहाँ देखो आई है और ए यहाँ है, बस इसको इधर लेके आ दो हो जाएगा। तो आई बटा में ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए वी डी हो जाएगा। आई बटा ए को हम क्या कहते हैं, जे। ये धारा घनत्व हो गया। तो धारा घनत्व के लिए 2 लाइन बढ़ जाना है, तो जे बराबर हो जाएगा एन ए वी डी। आपको खाली जुनेद याद रखना है, जुनेद। फाइनली ये आपका हो गया। अब बात ये है कि मोबिलिटी वो भी साथ साथ खत्म कर दे रहे हैं। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी, अथवा इसी को पूछ देगा कि गतिशीलता, गतिशीलता क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है कि अनुगमन वेग, आंसर क्या होगा इसका समझिए। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। इसे म्यू ई से सूचित करते हैं। अब बताओ मोबिलिटी का क्या डेफिनेशन है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग मतलब वीडी बटा विद्युत क्षेत्र यानी कि ई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। और मोबिलिटी को किससे सूचित करते हैं, म्यू ई से। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, बस खत्म। अब बताइए इसका मात्रक लिखना हो तो क्या होगा, भयानक मात्रक है इसका। जैसे कि मीटर प्रति सेकेंड वीडी का, ई का क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम होगा तो कूलम ऊपर और न्यूटन नीचे, तो क्या हो जाएगा, मीटर कूलम प्रति न्यूटन सेकेंड। एगो ये हो गया मात्रक, समझ में आया। अथवा कूलम न्यूटन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड, वोल्ट प्रति मीटर, तो मीटर ऊपर अब वोल्ट नीचे। तो एक और मात्रक हो गया क्या चीज, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो 2 यूनिट होता है, खत्म। ये आपका अध्याय पूरी तरह से समाप्त। फाइनली चैप्टर इज क्लोज्ड।